इसकी इतनी ज्यादा इज्जत है, बिल्कुल अफ्रीका के आखिर में पाकिस्तान से 10,000 किलोमीटर के फासले पे वो पाकिस्तान आज कहां जिंदगी गुजार रहा है, किस सूरत हाल का शिकार है, आप खुद इसका अंदाजा लगाइए। अब एक सवाल यह है कि जो इमरान खान साहब या आजम स्वाति साहब जिस तरफ बढ़ रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हम इस तजिए की तरफ आते हैं कि अल्टीमेटली हम मुल्क को लेकर कहां जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हम इमरान खान साहब की सारी शराइत मान लेते हैं, जैसे इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, असम्बलियां तोड़ ली उन्होंने। उसके बाद इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं, ठीक है, फौज से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें, ठीक है, फौरन इलेक्शन हो गए। और इसके साथ साथ आजम स्वाति साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या उनको सजा दे दी जाए, ठीक है, उनको सजा दे देते हैं। फिर ये कहा जाता है कि FIA के जो लोग इनके मुजरिम हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है, उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जितनी 13 गवर्नमेंट्स इस वक्त 13 सियासी जमातों की जो हुकूमत है इन सबको फारिग कर दिया जाए, ठीक है, सबको फारिग कर देते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि इन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दें, ठीक है, सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं। और इसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाते हैं और इलेक्शन में इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले जाते हैं। चलें फर्ज कर लेते हैं 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो अब सारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर यह फर्ज है कि वो इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी दिलवाए। चलिए ठीक हो गया जी, पूरी एस्टेब्लिशमेंट मिलके सारे सिस्टम ने मिलकर इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी में दे दी, होगी इमरान खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी, अब उनकी गवर्नमेंट भी बन गई। अब अगला सवाल यह है फिर उस हुकूमत को, उस मुल्क को चलाएगा कौन, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो आपने जाहिर है उसके साथ बिगाड़ ली। आपने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलूंगा, एस्टेब्लिशमेंट को आपने बोर्ड ऑन कर लिया। और एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट 75% मुल्क है, यानी पाकिस्तान के 75% इदारे जो हैं वो को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है इस वक्त। तो वो 75% इदारे पाकिस्तान के नहीं चलते, तो उसके बाद क्या बनेगा? फिर आपने सारी सियासी क़यादत को पकड़ के जेलों में डाल दिया और उनके जो ज़ायरीन हैं या उनके जो सियासी वर्कर्स हैं वो सड़कों पे हैं, तो फिर आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? फिर जो आपके सियासी ख्यालात हैं, जो आपके मजहबी ख्यालात हैं, उनसे दुनिया इत्तफाक नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो आपके जो सियासी फिलासफी है या फिर आपकी जो रिलीजियस फिलासफी है उसको तस्लीम नहीं करते। अब वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, वो सड़कें बंद कर देते हैं, वो फैजाबाद पहुंच जाते हैं, TLP एक्टिव हो जाती है या TTP एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद आप मुल्क कैसे चलाएंगे? अब एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हम तो अब ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है, हम तो अब मजीद कुर्बानियां देने के लिए तैयार तो नहीं है, हम मजीद लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप TTP का मुकाबला कैसे करेंगे? फिर यह है कि अगर ये कह दिया जाता है कि TLP जो है उसको उठाएं, तो TLP जो है वो जाहिर है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इस वक्त बड़ी हमदर्दियां लोगों की इनके साथ। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं बात मानती या पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? फिर पाकिस्तान को कर्जे चाहिए। अब इस वक्त जो कर्जों का एक ही सोर्स है पाकिस्तान में कर्जे लाने का, और उसे हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। यानी अगर एस्टेब्लिशमेंट आपका साथ ना दे तो ना आप सऊदी अरेबिया से कर्जा ले सकते हैं, ना आप चाइना से कर्जा ले सकते हैं, ना आप अमेरिका के साथ मामला ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भी जो ब्रिज है पाकिस्तान का और अमेरिका का वो फौज है। अब वो ब्रिज भी काम नहीं करता तो फिर आप अमेरिका के साथ मामला कैसे चलाएंगे? फिर आप सऊदी अरेबिया से पैसे कैसे मांग लेंगे? फिर आप चाइना को कैसे मजबूर करेंगे, कैसे कायल करेंगे कि वो पाकिस्तान आए और आके CPEC को मुकम्मल करें? क्योंकि इसके लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को आप बोर्ड ऑन कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहिए कि अगर आप माशी एक्टिविटी चाहते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान में इस्तेहकाम तो नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपने सबको पकड़ के जेलों में फेंका हुआ है और सबको रोजाना की तौर पर छतरोल हो रही है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि फिर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब अपनी सारी शराइत मनवा भी लेते हैं तब भी पाकिस्तान को गवर्न करना, पाकिस्तान को चलाना इनके बस की बात नहीं होगी। फिर एक नए क्राइसिस, नए क्यास आएगा। आज हमें महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब सड़कों पे हैं और इमरान खान साहब मुल्क को चलने नहीं दे। लेकिन अगर सवाल यह है कि कल को अगर इमरान खान साहब इख्तियार में आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान कैसे चलाएंगे, तो वो मामलात को कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। तो क्या आप फौज के अंदर अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे? और अगर आप अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे तो फिर फौज डिवाइड हो जाएगी। जब फौज डिवाइड हो जाएगी तो पाकिस्तान का जो वाहिद सुप्रीम इदारा है जिसके अंदर अभी मेरिट कायम है वो डीमेरिट हो जाएगा, उसकी वो पोजीशन नहीं रहेगी
जो उसकी इस वक्त मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान को कौन चलाएगा? तो मेरा ख्याल यह है कि हम बड़ी तेजी से डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह इस मुल्क पर, उस मुल्क पर रहम करे, करम करे। हमें इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम इस वक्त नहीं सोचते, किसी एक मुश्तरका मुत्तफिका लाहे अमल पे नहीं आते, तो यकीन करें आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक है। आप कभी दुनिया को झांक कर देखें, पाकिस्तान से बाहर निकल कर देखें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को समझना चाहते हैं तो आप मुल्क से बाहर जाएं। अब ये ट्यूनिस शहर है, एक गरीब सा मुल्क है, आप यकीन करें गरीब सा मुल्क है और लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे पावर्टी लाइन भी बड़ी तगड़ी है इनकी, और इसके साथ साथ लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं है। लेकिन आप यकीन करें कि लोग इतने इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हमामत शहर जिसमें कल हम गए थे, उसकी आबादी 1 लाख है और गर्मियों में वहां 4 लाख टूरिस्ट आ जाता है, तो 5 लाख उसकी आबादी हो जाती है और कोई घर ऐसा नहीं बचता जिसके अंदर टूरिस्ट ना हो। और सारे के सारे यूरोप से आते हैं, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई इटली से आ रहा है, कोई स्पेन से आ रहा है, और सब उनके साथ एक इस्लामी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं और 3-3, 4-4 महीने रहते हैं। इसके साथ साथ ये पूरी कोस्टल लाइन है, इस पूरी कोस्टल लाइन के ऊपर रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, स्पास हैं और यहां पे लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर जितने टूरिस्ट पूरे साल में आते हैं, यहां पे 1 हफ्ते में आ जाते हैं। और ये इस्लामी मुल्क है, यहां जो आबादी है वो 98.5% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आते हैं, यहाँ पे पूरी इस्लामी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पे ज्यूश आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यूश का हज होता है। ओल्डेस्ट सिनागोग जो दुनिया में है वो यहाँ पे है ट्यूनिस के अंदर। राजा पूरी दुनिया से ज्यूश यहाँ पे अपना हज करने के लिए, इबादत करने के लिए आते हैं। इसके अलावा हजरत अकबा बिन नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ पे मज़ार भी, और उन्होंने यहाँ पे फतह किया था इसको। इसके अलावा यहाँ पे सहाबा कराम भी हैं। पूरे अफ्रीका का सबसे पुराना शहर, पुराना कैपिटल कैरवन जो मुसलमानों का है वो यहाँ पे है। यहाँ से पूरे अफ्रीका के अंदर इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। फिर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुल्क का नाम अफ्रीकिया था और फिर एक वक्त आया कि पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका बन गया। लिहाजा अफ्रीका का लफ्ज यहाँ इस मुल्क से स्टार्ट हुआ। तो आप अगर इस मुल्क को देखें तो बड़ी हैरत होती है कि ये लोग भी तो हैं, ये भी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये मुल्क आज से 11 साल पहले